हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड एक हेजिंग का कॉम्बिनेशन हम सीखने वाले हैं। ये अपने आप में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है उसका यूज़ हम काफ़ी सारी हेजिंग में यहाँ पर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन को हेज करने के यहाँ काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज़ होती है। अब यहाँ पर काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है जो हम आज सीखने वाले हैं। तो ये इस कॉम्बिनेशन में हम काम करें या नहीं करें वो बात की बात होती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का प्रॉपर नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसा कि हम बचपन में जब स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें सीखते हैं। उसी तरीके से अगर हम हेजिंग के साथ ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो इनिशियल लेवल पे सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट हमको सीखना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इस कॉन्सेप्ट का यूज़ काफ़ी सारी हेजिंग में यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अगर इसका प्रॉपर नॉलेज हमको है तो हम काफ़ी सारी हेजिंग में काफ़ी ईजियर तरीके से, काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से लंबे समय तक सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस वीडियो को मैं शुरू करूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझना हम शुरू करें उससे पहले कुछ दो तीन इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ जैसा हम जानते हैं कि हर दिन जो होता है ऑप्शंस के प्रीमियम अलग अलग होते हैं इस मार्केट में। तो यहाँ पर हम किसी एक ही प्रीमियम को पकड़ के यहाँ पर किसी चीज़ को सीखें उसके बजाय अगर हम उसके कॉन्सेप्ट को सीख गए तो फिर यहाँ पर अलग अलग दिन में कुछ भी प्रीमियम हो अलग अलग, अगर हमको कॉन्सेप्ट आता है उस हेजिंग का तो फिर प्रीमियम कुछ भी हो हमको काम करने में कोई परेशानी नहीं होती। इसीलिए हमेशा हेजिंग के कॉन्सेप्ट को सीखने की हमको कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पर हम आज कॉन्सेप्ट ही सीखने वाले हैं और ईजियर नंबर लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। नंबर भले ही मैं ईजियर लूँगा लेकिन रियलिस्टिक नंबर के आसपास के नंबर लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आगे चल के आपको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझना शुरू करें उससे पहले अगर आपका ऑप्शन का बेसिक नॉलेज है, बेसिक कैलकुलेशन ऑप्शन से रिलेटेड आप कर लेते हैं तब तो कोई परेशानी नहीं, आप काफ़ी ईजियर तरीके से इसको समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है ऑप्शन से रिलेटेड बेसिक कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस है तो बेसिक से रिलेटेड जो मेरे 4 वीडियोस हैं वो पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं जाने वाली। तो चलिए अब यहाँ पर स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड हेजिंग के कॉम्बिनेशन को हम समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी बोर्ड पे पहले से मैंने कुछ मेंशन कर रखा है। अब जिस कॉम्बिनेशन को हम समझना शुरू करना है उसका नाम होता है स्प्रेड। स्प्रेड अपने आप में ऑप्शन से रिलेटेड एक हेजिंग का तरीका होता है। अब अगर हम सरल तरीके से समझें स्प्रेड कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम ऑप्शंस को खरीदते भी हैं और ऑप्शंस को राइट भी करते हैं, यानी हमने ऑप्शंस को खरीदा और साथ में ऑप्शंस को राइट कर दिया तो ये अपने आप में एक स्प्रेड कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पर अगर हमने सेम यानी कॉल ऑप्शन को खरीद के कॉल ऑप्शन को बेचा तो ये अपने आप में एक स्प्रेड हुआ, या पुट ऑप्शन को खरीद के पुट ऑप्शन को शॉर्ट करा तो ये अपने आप में ये एक स्प्रेड कॉम्बिनेशन होता है। यानी हम ऑप्शंस को खरीदते हैं और साथ में ऑप्शंस को सेल कर दिया, इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बनाया ये अपने आप में स्प्रेड हुआ। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि हमने कॉल ऑप्शन को खरीदा और पुट ऑप्शन को बेच दिया तो ये स्प्रेड हुआ, ये स्प्रेड नहीं होता। कॉल के साथ कॉल का कॉम्बिनेशन बनाया, पुट के साथ पुट का कॉम्बिनेशन बनाया तो ये अपने आप में एक स्प्रेड होता है।
अब यहाँ पर स्प्रेड जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मैंने कहा स्प्रेड का यहाँ काफ़ी अलग अलग हेजिंग में हम यूज़ करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा आयरन फ्लाई, कैलेंडर स्प्रेड, रेशो स्प्रेड, ऐसे काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन है जिसमें स्प्रेड का यूज़ होता है। तो अब जो स्प्रेड कॉम्बिनेशन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्रेडिट स्प्रेड और एक होता है डेबिट स्प्रेड। अब क्रेडिट स्प्रेड में क्या होता है कि हम नियर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को राइट करते हैं और फॉर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को अगर हमने खरीदा, यानी एक नंबर लेके हम समझते हैं कि भाई कोई स्टॉक 1000 का चल रहा है। अब यहाँ पर तो काफ़ी सारे स्टॉक F&O में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ हम किसी भी एक स्टॉक को मान सकते हैं कि भाई ये 1000 का स्टॉक है। जैसे मैंने कहा कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर चाहे 100 रुपये वाला शेयर हो चाहे 5000 वाला शेयर हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रेडिट स्प्रेड में क्या होता है, हम नियर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस को यहाँ पर राइट करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं, और फॉर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हम यहाँ बाय करते हैं। तो ये अपने आप में क्रेडिट स्प्रेड कहलाता है। क्रेडिट स्प्रेड क्यों कहलाएगा, क्योंकि अगर हम पास वाले स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस को यहाँ बेच रहे हैं और दूर वाले स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हम अगर यहाँ पर ख़रीद रहे हैं, तो जो बेच रहे हैं वो पास वाला है तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, और जो खरीद रहे हैं वो दूर वाला है उसका प्रीमियम कम होगा। यानी बेचने से हमको ज़्यादा प्रीमियम मिला, खरीदने से हमको कम प्रीमियम हमारी जेब से गया, तो नेट प्रीमियम हमको रिसीव हुआ, यानी हमारे पॉकेट में प्रीमियम आया। तो इस वजह से यहाँ पर इसको हम क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं कि हमारे पास क्रेडिट आई। तो यहाँ पर उसी तरीके से क्रेडिट स्प्रेड जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। अब अगर हमने पास वाले स्ट्राइक प्राइस के कॉल को बेचा और उसके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के कॉल को खरीदा, तो ये तो अपने आप में क्रेडिट स्प्रेड हो गया। लेकिन यहाँ पर ये कौन सा क्रेडिट स्प्रेड कहलाएगा, ये कॉल क्रेडिट स्प्रेड कहलाएगा, क्योंकि हमने कॉल ऑप्शंस में पोजीशन को क्रिएट करा है। उसी तरीके से अगर हमने पास वाले स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को शॉर्ट करा और उसके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को बाय करा, तो ये तो ठीक है, अपने आप में क्रेडिट स्प्रेड कहलाया। लेकिन हमने किस ऑप्शन में पोजीशन को क्रिएट करा है, पुट ऑप्शन में पोजीशन को क्रिएट करा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये अपने आप में पुट क्रेडिट स्प्रेड कहलाता है। तो ये स्प्रेड के भी दो पार्ट होते हैं यहाँ पर। अब वैसे ही डेबिट स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड में क्या होता है, डेबिट स्प्रेड में अगर पास वाले स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस को हम खरीद रहे हैं और उसके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को अगर हम शॉर्ट सेल कर रहे हैं, तो ये अपने आप में डेबिट स्प्रेड कहलाता है। तो डेबिट स्प्रेड कैसे हुआ, ये अगर भाई हम पास वाले स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को खरीदेंगे तो ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, और उसके बाद वाले ऑप्शन को राइट करेंगे तो वो हमको कम प्रीमियम रिसीव होगा, यानी कहीं ना कहीं हमारी जेब से प्रीमियम चला जाएगा, यानी हमारी पॉकेट से प्रीमियम गया, यानी हमारे पास डेबिट हो गया प्रीमियम का। तो यहाँ इस वजह से इसको हम डेबिट स्प्रेड बोलते हैं, अगर हम पास वाले ऑप्शन को खरीद रहे हैं और दूर वाले ऑप्शन को राइट कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिमिलर तरीके से हम कॉल साइड और पुट साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेबिट स्प्रेड के भी अपने आप में दो पार्ट होते हैं। अगर हम पास वाले स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को यहाँ पर ख़रीद रहे हैं और उसके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में कॉल डेबिट स्प्रेड कहलाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम पास वाले स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, उसके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में पुट डेबिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर ये स्प्रेड के अलग अलग टाइप होते हैं,
कि भाई क्रेडिट स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड और उसके दोनों के दो दो टाइप। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि भाई स्प्रेड में क्या होता है। अब यहाँ पर ईजियर नंबर लेके सिस्टमेटिक तरीके से हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। अब मान ले कोई स्टॉक 1000 पर ट्रेड कर रहा है। अब इस स्टॉक में मैं स्प्रेड कॉम्बिनेशन का यूज़ करना चाहता हूँ कि स्टॉक 1000 का है, इस स्टॉक में हम स्प्रेड कॉम्बिनेशन का यूज़ करना चाहते हैं, चाहे क्रेडिट डेबिट जो भी हो। अब ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम स्प्रेड कॉम्बिनेशन का यूज़ कब करते हैं, अब एक एक को हम समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर स्प्रेड कॉम्बिनेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा व्यू डायरेक्शनल हो कि भाई जो स्टॉक है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा या नीचे की तरफ चला जाएगा। हमारा व्यू अगर डायरेक्शनल है तब हम स्प्रेड कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात क्रेडिट स्प्रेड की, स्टॉक 1000 पर ट्रेड कर रहा है। अब क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन का हम यूज़ कब करते हैं, पहला कि अगर हमारा व्यू डायरेक्शनल है, दूसरा अगर हम प्रीमियम डीके का एडवांटेज उठाना चाहते हैं। तो ये दो कंडीशन में हम क्रेडिट स्प्रेड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से स्टॉक 1000 है और मेरा व्यू है कि भाई एक्सपायरी तक ये स्टॉक तो जो है 1000 के नीचे रहेगा, 1000 के नीचे इसकी एक्सपायरी होगी। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकता हूँ, मैं क्रेडिट स्प्रेड का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकता हूँ। कौन सा क्रेडिट स्प्रेड, कॉल क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन में क्रिएट कर सकता हूँ। मेरा व्यू अगर है कि स्टॉक 1000 के नीचे ही एक्सपायरी होगी तो यहाँ पर मैं कॉल क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मेरा व्यू है कि स्टॉक की एक्सपायरी 1000 के ऊपर रहेगी तो यहाँ पर मैं पुट क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकता हूँ। तो किस तरीके से इसको हम यूज़ करेंगे ये अब हम समझते हैं। सबसे पहले मेरा व्यू है कि भाई स्टॉक 1000 के नीचे रहेगा, तो यहाँ पर मैं कॉल क्रेडिट स्प्रेड का यूज़ करूँगा। अब कॉल क्रेडिट स्प्रेड में क्या हुआ, यहाँ पर मैंने देखा कि भाई 1000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस यहाँ पर 30 रुपीज़ चल रहा था, 30 रुपीज़ इसका प्राइस चल रहा था, इसको 30 पर मैंने यहाँ पर सेल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कॉल क्रेडिट स्प्रेड में क्या होता है, हम नियर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस को, कॉल ऑप्शन को यहाँ पर राइट करते हैं और फॉर को बाय करते हैं। अब ये 1000 स्ट्राइक प्राइस का 30 में तो मैंने शॉर्ट सेल कर दिया। अब इसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस मान लो ये 10-10 पॉइंट के डिस्टेंस पे इसके स्ट्राइक प्राइस है। जैसे यहाँ पर हर स्टॉक का डिस्टेंस अलग अलग होता है स्ट्राइक प्राइस का, हमको कॉन्सेप्ट से मतलब रखना है। तो यहाँ पर मान लें या इसमें 10-10 पॉइंट डिस्टेंस पे स्ट्राइक प्राइस था और उसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस 1010 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन का प्राइस चल रहा था 26, इसको 26 पर यहाँ पर हमने बाय कर लिया। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ ये अपने आप में कॉल क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन हुआ कि भाई यहाँ पर कॉल क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन मैंने क्रिएट करा है। अब ये कॉम्बिनेशन मैंने क्यों क्रिएट करा, क्योंकि मेरा व्यू है कि भाई ये तो 1000 के नीचे इसकी एक्सपायरी होने वाली है। तो यहाँ पर 1000 रुपये में मैंने कॉल को बेचा है और मेरी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने उसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस का कॉल को ख़रीद लिया है। मैंने 1000 का कॉल इसलिए बेचा कि भाई 1000 के नीचे एक्सपायरी होगी तो यहाँ पर ये पूरे 30 पॉइंट मुझे मिल जाएंगे, ये एक प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जैसा हम जानते हैं इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं, ऊपर की तरफ अगर भाग गया तो यहाँ तो बिना बैंड बाजे के हमारी बारात निकल जाएगी। तो इस प्राइमरी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, हैच करने के लिए उसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस का कॉल मैंने 26 में ख़रीद लिया।
तो यहाँ पर ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन, ये अपने आप में कॉल क्रेडिट स्प्रेड हुआ। मेरा व्यू है बी रिस्क की, ये तो 1000 के नीचे एक्सपायरी होगी। तो अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि ये जो हमने बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के कॉल को हमने यहाँ पर ख़रीदा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसके जस्ट बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के कॉल को हम ख़रीद लें। यहाँ उसके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस 1010, 1020, 1030, हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं हमारी प्राइमरी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन चीज़ों से काफ़ी कुछ बदलता है, रिस्क, रिवॉर्ड, ब्रेक इवन, ये सब हम आगे चल के समझने वाले हैं। अब यहाँ पर ये तो हमने पोजीशन को क्रिएट करा। अब जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में मेरा मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना, मेरी मैक्सिमम रिस्क कितनी, और यहाँ पर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा। तो यहाँ पर एक एक चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो होता है कि भाई यहाँ पर मैक्सिमम हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम इस कॉम्बिनेशन में हमको कितना प्रॉफिट होगा। तो कॉल क्रेडिट स्प्रेड जो कॉम्बिनेशन हमने क्रिएट करा, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता है, जो नेट प्रीमियम हमको रिसीव हुआ वो होता है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। नेट प्रीमियम हमको कितना रिसीव हुआ, हमने ऑप्शन को राइट करा, उससे 30 पॉइंट का प्रीमियम हमको मिला, लेकिन ऑप्शन को ख़रीदने से 26 पॉइंट का प्रीमियम हमको पे करना पड़ा। यानी हमारे पास नेट प्रीमियम कितना बचा, हमारे पास 4 पॉइंट का नेट प्रीमियम बचा। तो ये 4 हुआ हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो सकता है हमको 4 पॉइंट का हो सकता है। अब अगला सवाल आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में हमको मैक्सिमम लॉस कितना लग सकता है, कि भाई इस कॉम्बिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान हो सकता है हमको। तो इस नुकसान को निकालने का सिंपल तरीका होता है कि जो ये स्प्रेड हमने क्रिएट करा उसके बीच में जो ये डिस्टेंस है, यहाँ पर इस स्प्रेड के बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 पॉइंट का यहाँ पर डिस्टेंस है। जो स्प्रेड क्रिएट करा उसके बीच में जो डिस्टेंस है, उसमें से जो नेट प्रीमियम हमको रिसीव हुआ उसको माइनस कर देते हैं, तो जो फिगर निकल के आता है वो होता है हमारा मैक्सिमम रिस्क। तो यहाँ पर स्प्रेड के बीच का डिस्टेंस 10, यहाँ पर प्रीमियम रिसीव करा 4, तो क्या फिगर निकल के आया 6, यानी 6 पॉइंट हुआ हमारा यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क। तो यहाँ पर हमारी मैक्सिमम रिस्क कितनी हो गई, 6 पॉइंट की रिस्क हो गई। अब तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा। तो अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का भी सिंपल तरीका होता है कि भाई जिस भी लेवल पे हमने स्प्रेड को क्रिएट करा, हमने 1000 के लेवल पे स्प्रेड को क्रिएट करा है, तो जिस लेवल पे ये स्प्रेड हमने क्रिएट करा 1000, उसमें जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव करा उसको ऐड कर देते हैं। यानी 1000 में यहाँ पर हमने 4 को ऐड करा, तो क्या फिगर निकल के आया 1004, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया। तो यहाँ पर इस तरीके से हम रिस्क, रिवॉर्ड और ब्रेक इवन पॉइंट इजीली निकाल सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पर ये चीज़ हमारे सामने निकल के आई। अब इसी तरीके से अगर मेरा व्यू होता बुलिश की, तो ये तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो हम पुट क्रेडिट स्प्रेड पोजीशन बना लेते कि भाई 1000 का पुट यहाँ पर मैंने सेल कर दिया, उसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस यानी 990 स्ट्राइक प्राइस का पुट को बाय कर लिया पोजीशन को हैच करने के लिए। और यहाँ पर इस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट हम पुट साइड भी निकाल सकते हैं। ये दोनों तरीके से कैलकुलेशन तो सिमिलर रहेगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि भाई स्प्रेड जो होता है
उसमें हम डिस्टेंस को अलग अलग कर सकते हैं, मतलब डिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं, डिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस को कम ज़्यादा करने से रिस्क, रिवॉर्ड और ब्रेक इवन सारी चीज़ें बदल जाती हैं। हमारा रिस्क भी बदल जाता है, रिवॉर्ड भी बदल जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट भी यहाँ पर बदल जाते हैं। वो किस तरीके से, यहाँ पर अगर 1010 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को जो मैंने 26 पे बाय करा, मुझे लगा यार 26 रुपये का जबरन प्रीमियम दे रहे हैं अपन उसके बाद वाले और एक 1020 वाला कॉल बाय कर लेते हैं। ठीक है भाई, 1020 वाला कॉल देखा, वो सिर्फ 20 रुपये में मिल गया। तो यहाँ पर प्रीमियम क्या हुआ, प्रीमियम मुझे ज़्यादा मिल गया भाई। ज़्यादा कैसे, 30 का प्रीमियम बेचने से मिला और ये ख़रीदने से सिर्फ 20 का गया, यानी 10 पॉइंट का प्रीमियम मेरे पॉकेट में आ गया। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 10 पॉइंट हो गया, प्रॉफिट मेरा यहाँ पर बढ़ गया। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ गया यहाँ पर मेरा, लेकिन यहाँ पर मेरा मैक्सिमम लॉस भी बढ़ जाएगा। मैक्सिमम लॉस कैसे बढ़ेगा, अब जो स्प्रेड का डिस्टेंस है हमने 20 कर दिया है यहाँ पर, तो जो डिस्टेंस होता है 20 और जो नेट प्रीमियम रिसीव हुआ 10, यहाँ पर 20 में से 10 माइनस करेंगे तो रिस्क हमारी कितनी हो गई, 10 पॉइंट की रिस्क हो गई। यानी रिवॉर्ड तो हमारा बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर उस रेशो में हमारी रिस्क भी बढ़ गई और यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी उस रेशो में चेंज हो जाएगा। तो स्प्रेड कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मोर रिस्क मोर गेन, लो रिस्क लो गेन। तो स्प्रेड का डिस्टेंस हम हमारे हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हम कितनी रिस्क लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इस स्प्रेड के डिस्टेंस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रिस्क बढ़ जाएगी, डिस्टेंस को कम करेंगे तो यहाँ पर रिस्क हमारी उस रेशो में कम हो जाएगी। अब यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं कि भाई क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन के क्या फेवरेबल बातें हैं और क्या अनफेवरेबल चीज़ होती है क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन में। हर कॉम्बिनेशन में कुछ फेवरेबल पॉइंट होते हैं और कुछ अनफेवरेबल पॉइंट होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ काफ़ी लोग ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, पूछते हैं कि भाई कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन है क्या हेजिंग से रिलेटेड जिसमें पैसा लगे नहीं और सिर्फ पैसा आए यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, हम अगर ज़ीरो रिस्क की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा रिवॉर्ड भी नीचे की तरफ चला जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, ज़ीरो की तरफ हो जाता है। XYZ हम कोई सा भी बिजनेस कर रहे हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेके तो हमको काम करना पड़ता है। रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड लो, अनलिमिटेड रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। रिस्क सिर्फ उतनी लो कि हमको मालूम है हमारे पास इतना पैसा है और इतने रुपए की मैं रिस्क ले रहा हूँ, अगर ये चला भी गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद भी मेरा काम चलता रहेगा। ऐसा इतनी रिस्क हम नहीं ले लें कि अगर यहाँ पर इतनी रिस्क हो गई कि अगर ये चला गया तो उसके बाद मेरा काम ही बंद हो जाएगा। हर बिजनेस को करते समय हमको एक कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो इसलिए ज़ीरो रिस्क स्ट्रेटजी की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो रिवार्ड भी वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। कैलकुलेटेड रिस्क पे हमको काम करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर हम भी हमारी रिस्क को यहाँ पर स्प्रेड के डिस्टेंस को कम ज़्यादा करके बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हर हेजिंग के जैसे मैंने कहा कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन का कैसे यूज़ करना वो भी हम समझेंगे, एडजस्टमेंट क्या करना वो भी हम समझेंगे। तो अब सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन का, कि हम ट्रेड डालते से पॉजिटिव टेरिटरी में खड़े रहते हैं। यानी यहाँ पर स्टॉक 1000 का था, मेरा प्रिडिक्शन था 1000 के नीचे एक्सपायरी होगी, ठीक है। ये मैंने क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन क्रिएट करा, कॉल क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन क्रिएट करा। अब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ है 1004 और स्टॉक कहाँ चल रहा है जब मैंने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा 1000, यानी ऊपर 1004 तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
यानी ऊपर 1004 के लेवल तक कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर स्टॉक चला जाता है उसके बाद ऊपर जाएगा तो यहाँ समस्या शुरू होगी, तो लॉस लगेगा। ब्रेक इवन मेरा ऊपर है, स्टॉक अभी 1000 में है, ट्रेड डालते से मैं पॉजिटिव टेरिटरी में खड़ा हुआ हूँ। ये एक इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। अब यहाँ पर दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है, इसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से ज़्यादा होती है? अब यहाँ पर जैसा हम जानते हैं मार्केट के 3 सिनारियो होते हैं, एक होता है बुलिश, बेरिश और साइडवेज रेंज बाउंड। अब यहाँ पर इस हेज में 2 कंडीशन में हमको पैसा मिलने की प्रोबेबिलिटी है। पहली, अगर मेरा प्रेडिक्शन सही रहा, स्टॉक नीचे की तरफ चला गया तो मुझे पैसा मिल जाएगा, 4 पॉइंट मुझे मिल जाएगा, बात खत्म। दूसरा, अगर स्टॉक 1000 पे ही रह गया एक्सपायरी तक तो भी मुझे पैसा मिल जाएगा। ये 30 जीरो हो जाएगा, ये 26 भी जीरो हो जाएगा, यानी ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, यानी 4 पॉइंट का फिर भी मुझे बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर वहीं रहा तो भी मुझे पैसा मिल जाएगा। 2 कंडीशन में मिल गया। अब लगेगा कब? अगर ये ऊपर की तरफ भाग गया, मेरा प्रेडिक्शन हो गया फेल, उसी कंडीशन में मुझे यहाँ पर पैसा लगेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे समझ आई कि 3 कंडीशन में से 2 कंडीशन में पैसा मिलने की प्रोबेबिलिटी और एक ही में पैसा लगने की प्रोबेबिलिटी, यानी 66% हम मान सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है अर्निंग की यहाँ पर। ये एक और यहाँ पर इसका फेवरेबल होती है। जैसे मैंने कहा क्रेडिट स्प्रेड का हम यूज़ क्यों करते हैं, प्रीमियम डीके का एडवांटेज उठाने के लिए, कि भाई हम ज़्यादा प्रीमियम को बेच रहे हैं और अगर हम अपोजिट चले गया मार्केट तो यहाँ पर उस पोजीशन को हेज करने के लिए हम बाद वाले ऑप्शन को खरीद रहे हैं। तो हम प्रीमियम डीके का एडवांटेज उठाना चाहते हैं यहाँ पर, इसलिए हम क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं। तो 2 यहाँ पर फेवरेबल पॉइंट, ट्रेड डालते से हम पॉजिटिव टेरिटरी में, और यहाँ प्रोबेबिलिटी सक्सेस की यहाँ पर ज़्यादा हमको नज़र आ रही है। अब यहाँ पर तीसरा फेवरेबल पॉइंट क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन में रिक्वायर्ड मार्जिन भी हमारा कम लगता है क्योंकि ये फुल्ली कवर्ड पोजीशन है। तो यहाँ पर इस हेज को क्रिएट करने से रिक्वायर्ड मार्जिन भी हमारा कम लगता है। बस एक पॉइंट हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ये कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर रहे हैं तो ऑप्शन की बाइंग पोजीशन पहले क्रिएट, उसके बाद राइट की पोजीशन क्रिएट करना चाहिए। और यहाँ पर स्क्वायर अप करते समय ऑप्शन की राइट की पोजीशन को पहले स्क्वायर अप करो, उसके बाद बाइंग की पोजीशन स्क्वायर अप करो। नहीं तो क्या होगा, अगर हमने पहले ऑप्शन की राइट वाली पोजीशन बनाई तो फुल मार्जिन ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद बाइंग करा तो फिर कम होगा। लेकिन यहाँ अगर पहले बाय करके फिर राइट करा तो हमारा मार्जिन नीचे ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये इसके एडवांटेज हमको समझ आ गए। अब यहाँ पर इसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहला तो जो नेगेटिव पॉइंट हमको नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पर हमारा रिवॉर्ड है 4 पॉइंट का और हमारी रिस्क है यहाँ पर 6 पॉइंट की, यानी रिवॉर्ड 4 और रिस्क ज़्यादा, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमको कहीं ना कहीं यहाँ पर अनफेवरेबल नज़र आ रहा है, मिलने को कम लगने को ज़्यादा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एक इसका डिसएडवांटेज हम मान सकते हैं कि भाई जो क्रेडिट स्प्रेड होता है उसमें रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं होता। तो यहाँ पर जो एक क्रेडिट स्प्रेड में हम कब क्रिएट करें, रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो एक फेवरेबल हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड वो 2:1 के आसपास अगर रिस्क रिवॉर्ड है तो हम यहाँ पर कंफर्टेबली ट्रेड कर सकते हैं, यानी 2 रुपये जाने को और 1 रुपये आने को। तो यहाँ पर 2:1 या इसके आसपास थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा।
लेकिन अगर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अनफेवरेबल है तो हमको क्रेडिट स्प्रेड को अवॉइड करना चाहिए। तो किस तरीके से अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है यहाँ पर? अब जैसे मैंने कहा कि भाई स्टॉक 1000 पे है और जो एग्जाम्पल लिया हमने वो एटीएम को यूज़ करके ले लिया, लेकिन यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ हम एटीएम का यूज़ करें। यहाँ स्टॉक 1000 पे चल रहा है और मुझे लगता है कि ये 1020 के ऊपर नहीं जाएगा स्टॉक, तो भाई 1020 के कॉल को मैंने राइट कर दिया और उसके बाद वाले 1030 स्ट्राइक प्राइस के कॉल को बाय कर लिया। ऊपर जाके मैंने स्प्रेड को क्रिएट कर लिया। तो यहाँ हम अलग अलग लेवल पे कहीं भी स्प्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। अब वैसे ही यहाँ अगर मैंने सोचा भाई यहाँ पर मैं 1100 स्ट्राइक प्राइस 1100 स्ट्राइक प्राइस के कॉल को राइट कर देता हूँ, वहाँ तक तो ये स्टॉक जा ही नहीं पाएगा इस एक्सपायरी तक। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं गया और मैंने देखा कि भाई 1100 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, मान लो उसका प्राइस यहाँ पर 2 रुपीज़ चल रहा था, उसको 2 रुपीज़ पर सेल कर दिया। मैंने कहा ये 1100 तक तो जा ही नहीं सकता स्टॉक, ठीक है। और उसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को यहाँ पर बाय कर लिया। 1110 स्ट्राइक प्राइस का कॉल यहाँ 1 रुपीज़ का चल रहा था, इसको 1 रुपीज़ पर बाय कर लिया। तो अब यहाँ पर इस तरीके का मैंने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में क्या दिख रहा है हमको? रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अनफेवरेबल हो गया। यानी यहाँ पर नेट प्रीमियम हमको कितना रिसीव हुआ? सिर्फ 1 पॉइंट का। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमको कितना रिवॉर्ड मिल सकता है? 1। और रिस्क हमारी कितनी हो गई? स्प्रेड के बीच में डिस्टेंस है 10 पॉइंट का। 10 में जो हमको प्रीमियम रिसीव हुआ उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा रिस्क कितनी हो गई? रिस्क हो गई 9 पॉइंट की। यानी यहाँ मिलने को 1, लगने को 9। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से अनफेवरेबल हो गया। ठीक है, हर बार इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी समय मूवमेंट ऐसा बड़ा आ गया तो वो हमको बता के नहीं आएगा कि भाई आज में मूवमेंट आने वाला है इतना बड़ा, तो ये पोजीशन मत क्रिएट करो। यहाँ हमको बता के वो चीज़ नहीं आएगी, तो उससे आगे चल के प्रॉब्लम क्या हो जाती है? हम 1-1 रुपये करके इकट्ठा कर रहे हैं और एक ही ट्रेड अगर ऐसा गलत हो गया और सीधे 9 रुपये चले गए हमारे, तो वापस से 9 अगर सही ट्रेड लगातार होंगे तब तो वो सिर्फ 9 रुपये की रिकवरी होगी, प्रॉफिट तो साइड में रह गया। तो ऐसा नहीं हो कि हम एक छोटे से कमाने के लिए अपनी पूरी कैपिटल को यहाँ पर रिस्क में डाल दें। एक छोटा सा प्रॉफिट कमाने के लिए हमको पूरी कैपिटल को रिस्क में डालना कहीं से कहीं तक समझदारी नहीं होती। हमको हमेशा एक कैलकुलेटेड रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे वर्क करना चाहिए। तो ये एक अनफेवरेबल हम मान सकते हैं, ठीक है भाई, कि भाई ये बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल है, ठीक है, नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन आ गया तो क्या है ना। तो ये चीज़ हमको दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। हर वो पॉसिबिलिटी जो हो सकती है उसको कभी भी साइडलाइन नहीं करना चाहिए कि भाई यहाँ पर ये होगा नहीं होगा, ये होता नहीं है, ज़्यादातर ऐसा नहीं है। हमारे कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उस कॉम्बिनेशन में, और हर वो पॉसिबिलिटी जो हो सकती है उसमें मुझे क्या रिएक्ट करना है, ये अगर हमारे सारे पॉइंट क्लियर होंगे तो हम बिना किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर के काफ़ी लंबे समय तक यहाँ सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि हमने कॉम्बिनेशन बनाया, पॉसिबिलिटी को सोच नहीं रखा और क्या करना है वो भी हमको नहीं मालूम, तो एकदम कुछ ऐसी स्थिति आ गई और इतना लगने लगा ये तो मैं क्या करूँ अब समझ नहीं आ रहा, आओ देखा ना था, इधर का कॉल बेच उधर का पुट बेच, उठ पटांग कुछ भी हमने यहाँ करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं कैपिटल ही हम ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारे कॉम्बिनेशन में क्रिएट करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उस कॉम्बिनेशन के साथ मार्केट की वजह से,
और हर पॉसिबिलिटी में मुझे क्या करना है वो हमको पहले से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके की पॉसिबिलिटी हुई तो यहाँ पर हमने अवॉइड कर दिया चीज़ों को। तो यहाँ पर 2:1 रिस्क रिवॉर्ड एक बेटर होता है कि भाई 2 रुपये के आसपास रिस्क और 1 रुपये रिवॉर्ड। अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमारा एक प्रिडिक्शन डायरेक्शनल होता है कि भाई नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, या हम प्रीमियम टिके का एडवांटेज उठाना चाहते हैं। ये चीज़ हमको समझ आई। अब यहाँ पर हमारे कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने के बाद हमको ये तो पता है कि भाई 2:1 के आसपास वाले में ही हमको करना है। अब यहाँ पर हमारे कॉम्बिनेशन को क्रिएट करने के बाद यहाँ कोई ज़रूरी नहीं हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में जाए मार्केट। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। पहली, नीचे की तरफ जाने लगा ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के बाद। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हैं शांति से, जो 4 रुपये मिलना है वो मिल जाएंगे, हम बाहर हो जाएंगे इस कॉम्बिनेशन से। दूसरा कि भाई यहाँ पर 1000 के आसपास ही चल रहा है, हम बैठे हैं शांति से, प्रीमियम डिके तो हो ही रहा होगा कुछ ना कुछ यहाँ पर, जो मैक्सिमम में बैठे हैं। तीसरा, अगर हमारा प्रिडिक्शन फेल हुआ, ऊपर की तरफ यहाँ पर ये भागने लगा, ऊपर हमारा ब्रेक इवन तोड़ के ऊपर चला गया, मतलब ब्रेक इवन तोड़ के ऊपर चला गया, हमारा प्रिडिक्शन था भाई नीचे जाएगा, ये तो ऊपर चला गया, मतलब कहीं ना कहीं हमारा प्रिडिक्शन हो गया गलत। तो यहाँ पर अगर हम गलत होते हैं तो यहाँ पर उसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं होती है। इस मार्केट में तो ज़िंदगी भर हम सही और गलत होते रहेंगे। तो अगर हम गलत होते हैं तो हमारी गलती को एक्सेप्ट करें। इस मार्केट से अननेसेसरी कोई फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है, इस मार्केट से कोई फ़ाइट करके जीत भी नहीं सकता। तो अगर हम गलत होते हैं यहाँ पर, तो हमने कहा ठीक है भाई गलत हो गए, हमारा मैक्सिमम यहाँ पर रिस्क 6 पॉइंट का था और ये ब्रेक इवन ब्रेक हुआ, तो हमको लगा कि भाई चलो 1 पॉइंट का मुझे यहाँ पर लॉस लग रहा है, मैंने पूरे कॉम्बिनेशन से एग्जिट हो गया, 1 पॉइंट का लॉस बुक करा और बाहर हो गया। फिर नया एक प्रिडिक्शन करा और नए लेवल पे नया कॉम्बिनेशन मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब फिर अगर हम गलत हो गए, फिर एक माइनर लॉस में मैं बाहर हो गया, फिर नए लेवल प्रिडिक्शन करा, फिर कॉम्बिनेशन क्रिएट करा और यहाँ पर फिर से वेट कर रहे हैं। थर्ड टाइम में यहाँ सक्सेसफुल हो गया, तो जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट है वो मैंने बुक करा और बाहर हो गए। तो यहाँ पर अगर मैं 50% या उससे ज़्यादा भी एक्यूरेसी लाता हूँ, थोड़ी 99% लाने की ज़रूरत भी नहीं है, 50 से ऊपर ही मेरी एक्यूरेसी रहती है, और अगर हमको थोड़ा सा टेक्निकल यूज़ कर लेते हैं अच्छे से, तो इतनी एक्यूरेसी तो हम ले ही आते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मेरा जो मैक्सिमम लॉस है उसके भी पार्ट कर दिए, यहाँ छोटे छोटे 3 पार्ट, 4 पार्ट, 2 पार्ट, 5 पार्ट, कि भाई छोटे छोटे पार्ट कर दिए। एक माइनर लॉस में मैं बाहर निकल जाता हूँ, और यहाँ पर अगर मेरा प्रिडिक्शन सही रहता है तो मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ। अब यहाँ पर इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की ऐसा ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती उसमें, और हम उलझते हैं कि इसको भी बेच दो, उसको भी बेच दो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके का कोई भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि भाई यहाँ पर अगर ये ऊपर की तरफ भागा तो ये डेफिनेटली बढ़ रहा होगा जो हमने खरीद रखा है। हमने सोचा अरे इसमें से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, इसको पड़े रहने देते हैं, ये तो जीरो हो जाएगा। इस तरीके का कोई भी दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ इसको छोड़ते से अगर कंटिन्यू ऊपर की तरफ भाग गया तो कितना भी बड़ा कैपिटल लॉस लग सकता है। ऐसा काम ज़िंदगी में हमको नहीं करना है कि गड्ढा फावड़े से कर लें फिर उसको चम्मच से भरने की कोशिश करें, तो ज़िंदगी में कभी वो गड्ढा नहीं भराएगा। तो यहाँ पर पोजीशन क्रिएट एक साथ, स्क्वायर अप एक साथ, ये हमको ध्यान रखना है। तो अब इसके हमने यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट कर लिए लॉस के, और यहाँ प्रॉफिट के लिए हम फुल्ली बैठे हैं। तो अब अगला सवाल दिमाग में आ सकता है कि भाई ये हमारे सामने इंट्राडे में चल रहा है तब तक तो ठीक है,
अगर गैप अप गैप डाउन हो गया तो क्या होगा? ठीक है भाई, गैप अप गैप डाउन हो गया, इससे ज़्यादा तो कुछ लग नहीं सकता। ये भी लगेगा कब? एक्सपायरी डेट के दिन 3:30 बजे, पहले से 6 रुपये नहीं लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन भी हो गई किसी दिन, तो हमको मालूम है इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उस समय जो भी एक छोटा लॉस लग रहा है उसको बुक करा, बाहर हुए, नए लेवल पे नया प्रेडिक्शन करा और फिर हमने एक ट्रेड शुरू कर दिया। अगर फेवरेबल में गैप अप हो गया या अनफेवरेबल में हुआ तो भी हमको जो है फेवरेबल में हुआ तो मैक्सिमम के लिए बैठे हुए हैं, अनफेवरेबल में हुआ तो जो भी लग रहा है वो उसको बुक करा, बाहर हो गए। तो यहाँ पर एक हम लॉस को भी कई हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर इस तरीके से हम हमारी पोजीशन को हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है ये क्रेडिट स्प्रेड आपको समझ आया होगा और कहीं ना कहीं आयरन फ्लाई और जैसे मैंने कहा कई स्ट्रेटेजी में क्रेडिट स्प्रेड ही हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसी नंबर को लेके अब हम डेबिट स्प्रेड को समझना शुरू करते हैं। नंबर यही रहेंगे और हम यहाँ पर डेबिट स्प्रेड को समझना शुरू करते हैं और फिर लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि भाई क्या कौन सा विकल्प बेटर है, किसको लेके हमको यहाँ पर चलना चाहिए। विकल्प क्रेडिट स्प्रेड बेटर होता है, डेबिट स्प्रेड बेटर होता है, कौन से विकल्प का हम यहाँ पर यूज़ करें। तो नंबर यही होते हैं और इन्हीं नंबर को लेके हम यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे डेबिट स्प्रेड को। अब डेबिट स्प्रेड में क्या होता है, जैसे मैंने इनिशियल लेवल पे बताया कि पास वाले स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हम खरीदते हैं और दूर वाले स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हम राइट करते हैं। अगर हमको लगता है मार्केट बुलिश हो सकता है, बुलिश हो सकता है यानी ऊपर की तरफ भाग सकता है, तो हम पास वाला स्ट्राइक प्राइस के कॉल को ख़रीदा और यहाँ हमको डर क्या लग रहा है, अगर नीचे गिर गया तो भाई जो प्रीमियम ख़रीदा है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ से प्रीमियम की रिकवरी के लिए कि भाई कुछ ना कुछ तो बाहर आ जाए, उसके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को हम राइट कर देते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही हमको लगता है कि भाई मार्केट गिर सकता है या जिसमें भी हम बनाना चाहते हैं स्टॉक वो नीचे जा सकता है, तो हम पास वाले स्ट्राइक प्राइस के पुट को ख़रीदते हैं, क्योंकि बाज़ार अगर गिरेगा, हमारा व्यू गिरने का है, तो डेफिनेटली हम पुट खरीदेंगे। लेकिन ख़तरा ये है कि अगर ऊपर भाग गया तो जो ये ख़रीदा है ये पूरा प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है कि यार कहीं ना कहीं से ऊपर अगर भाग गया तो जो लॉस लगेगा, जो हमने पुट ख़रीदा है, उसकी रिकवरी कहाँ से हो जाए। तो उसी की रिकवरी के लिए हम क्या करते हैं, उसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस के पुट को राइट कर देंगे कि भाई अगर ऊपर भागा तो जो ख़रीदा है वहाँ नुकसान लगेगा, लेकिन जो बेचा है वहाँ से हमको पैसा आने लगेगा। तो ये इस वजह से हम यहाँ पर बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के पुट को राइट करना है। तो अब अगर हम पास वाले स्ट्राइक प्राइस के कॉल को बाय करके बाद वाले को कॉल को राइट करते हैं तो वो कॉल डेबिट स्प्रेड कहलाता है, और अगर पास वाले पुट को हम बाय करके उसके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के पुट को राइट करते हैं तो वो पुट डेबिट स्प्रेड यहाँ पर कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये चीज़ तो हमको समझ आई। अब यहाँ पर स्टॉक वही 1000 पे है और यहाँ पर मेरा व्यू है बुलिश कि भाई ये तो स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाएगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने देखा कि 1000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल 30 रुपीज़ का चल रहा था, उसको 30 पर मैंने यहाँ पर बाय कर लिया, ख़रीद लिया। लेकिन ख़तरा यही कि भाई नीचे चला गया तो ये 30 चले जाएंगे। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई अगर नीचे चला गया तो कहाँ से रिकवरी होगी, तो उसके बाद वाला स्ट्राइक प्राइस का कॉल मान लो यहाँ 26 का चल रहा था, उसको यहाँ पर 26 पर सेल कर दिया। तो क्रेडिट स्प्रेड से उल्टी पोजीशन क्रिएट हुई डेबिट स्प्रेड में। ठीक है भाई, यहाँ पर अब ये डेबिट स्प्रेड क्यों हुआ, क्योंकि हमने 30 पॉइंट का प्रीमियम खरीदा, 30 पॉइंट जेब से गए और बेचने से सिर्फ 26 वापस आए, यानी 4 पॉइंट हमारे पॉकेट से निकल गए। तो 4 पॉइंट हमारे पॉकेट से निकल गए, इसीलिए ये डेबिट स्प्रेड पोजीशन हो गई।
इसी वजह से ये पोजीशन अपने आप में डेबिट स्प्रेड पोजीशन हुई। अब क्या हुआ, ठीक है भाई, अब सवाल वही आते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का सिंपल तरीका होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो जो स्प्रेड के बीच का हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कितना है हमारे स्प्रेड के बीच का, 10 पॉइंट का डिस्टेंस है। यहाँ पर जो हमारे स्प्रेड के बीच का डिस्टेंस होता है उसमें से जो नेट प्रीमियम हमने पे करा है, यहाँ पर नेट प्रीमियम कितना पे करा है, नेट प्रीमियम हमने 4 पॉइंट का पे करा है, तो उसको हम माइनस कर देते हैं, तो जो फिगर निकल के आता है वो होता है यहाँ पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पर 6 पॉइंट का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ। ठीक है भाई, ये चीज़ समझ आई। अब मैक्सिमम लॉस हमारा कितना हो सकता है इस कॉम्बिनेशन में, इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम लॉस हमको कितना लग सकता है। तो जो भाई नेट प्रीमियम जेब से गया है वही नेट हमारा लॉस हो सकता है। तो नेट प्रीमियम हमारा कितना जेब से गया है, 4 पॉइंट का, तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम लॉस यहाँ पर 4 पॉइंट हो सकता है। तो ये चीज़ हमको समझ आई। अब ब्रेक इवन पॉइंट, भाई हमारे ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का सिंपल तरीका होता है कि भाई जिस भी लेवल पे हमने स्प्रेड क्रिएट करा, जैसे मैंने कहा कहीं भी किसी भी लेवल पे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो 1000 के लेवल पे क्रिएट करा, तो 1000 में जो नेट प्रीमियम हमने पे करा है उसको ऐड कर देते हैं, तो जो फिगर निकल के आएगा वो होगा हमारा ब्रेक इवन। तो यहाँ पर 1004 हमारा हुआ ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना, मैक्सिमम लॉस कितना, मैक्सिमम हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा यहाँ पर। तो यहाँ अगर हमको लगता है व्यू हमारा बुलिश है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम कॉल ख़रीदना चाहते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए बाद वाला कॉल राइट कर देते हैं। अगर हमारा व्यू बेरिश है तो हम पुट खरीदते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए बाद वाले पुट को राइट कर देते हैं। इस तरीके के कॉम्बिनेशन डेबिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल दिमाग में आता है कि भाई इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहला एडवांटेज की अगर बात करें, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बेटर दिखता है हमको। रिस्क रिवॉर्ड कैसे कि भाई लगने को 4 मिलने को 6, यानी रिस्क रिवॉर्ड जो है वो एक बेटर हमको नज़र आ रहा है। तो ये एक एडवांटेज हुआ हमारा। अब यहाँ पर डेबिट स्प्रेड में क्या वो पॉइंट हैं जो हमारे फेवरेबल नहीं हैं। तो फेवरेबल पॉइंट नहीं है, इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी नीचे रहती है। नीचे कैसे रहती है कि भाई यहाँ पर अगर अनफेवरेबल डायरेक्शन में चला गया, हमने ये पोजीशन क्रिएट करी, नीचे की तरफ ये भाग गया, तो पैसे लग जाएंगे 4 पॉइंट का प्रीमियम जो हमने पे कर रखा है, पहला। दूसरा, अगर रेंज बाउंड रह गया उस कंडीशन में भी हमको पैसे लग जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेक इवन 1004 का है और हमने पोजीशन 1000 के लेवल पे बनाई है, यानी ब्रेक इवन ये 1004 पार करेगा तब कहीं जाके हमको प्रॉफिट होगा। और एट प्रेजेंट यहाँ पर 1000 पे ट्रेड कर रहा है, यानी ट्रेड डालते से हम यहाँ पर नेगेटिव टेरिटरी में खड़े हैं, यानी ये पार करेगा तब जाके कहीं प्रॉफिट होगा। जबकि इसमें क्या था, ट्रेड डालते से हम पॉजिटिव टेरिटरी में थे और इसमें ट्रेड डालते से नेगेटिव टेरिटरी में हैं। तो अगर रेंज बाउंड होता है तो उस कंडीशन में भी पैसा लग जाएगा हमको, ठीक है। और तीसरा, अगर हमारा प्रेडिक्शन सही हो गया, ऊपर की तरफ भाग गया, तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर पैसा मिल जाएगा। यानी यहाँ पर लगने की 2 पॉसिबिलिटी, मिलने की 1 पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर काफ़ी बेटर है। तो ये चीज़ हमको समझ आई।
अब जैसे मैंने कहा स्प्रेड के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1010 की जगह हम 1020, 30, 40 जो भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को राइट करना चाहें वो राइट कर सकते हैं। अब स्प्रेड के बीच का डिस्टेंस बदलने से यहाँ पर प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर उस रेशो में हमारा लॉस भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मोर रिस्क मोर गेन, लो रिस्क लो गेन, हम कितनी रिस्क लेना चाहते हैं, हम कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर स्प्रेड के बीच के डिस्टेंस को कम ज़्यादा करके हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। डिस्टेंस बदलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट भी बदल जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर हमारा बदल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम डेबिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, चाहे हम कॉल डेबिट स्प्रेड करें, चाहे हम पुट डेबिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन का यूज़ करें। तो डेबिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा व्यू डायरेक्शनल हो। अब यहाँ पर दिमाग में सोचने में आता है कि भाई यहाँ कौन सा बेटर, डेबिट स्प्रेड बेटर, क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन बेटर, इन दोनों में से क्या बेटर। तो यहाँ पर दोनों के एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं कि भाई इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम। यहाँ पर अगर हम प्रीमियम डीके का एडवांटेज उठाना चाहते हैं, हमको लगता है कि भाई मार्केट में कोई ज़्यादा उठा पटक है नहीं, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, मार्केट वहाँ रेंज में भी रह सकता है, रेंज में रह गया तो यहाँ अगर मैं डेबिट स्प्रेड करता हूँ तो मुझे नुकसान लग जाएगा, लेकिन बाज़ार में कोई ऐसी सच बड़ी उठापटक नहीं है, तो हम क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन का यूज़ कर लेते हैं कि भाई अगर रेंज में भी रह गया तो भी मिल जाएगा, फेवरेबल हो गया तो भी मिल जाएगा। लेकिन अगर हमको लगता है मार्केट में बड़ी उठापटक हो रही है, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट, तो डेफिनेटली फिर हम यहाँ पर डेबिट स्प्रेड का यूज़ कर सकते हैं। डेबिट स्प्रेड में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है, काफ़ी अच्छा होता है, बस प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन क्रेडिट स्प्रेड में यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल होता है लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर दोनों पोजीशन का यूज़ हम अलग अलग सिनारियों में करते हैं। अगर बड़ी उठापटक की संभावना है तो यहाँ डेबिट स्प्रेड एक बेटर विकल्प हो सकता है। अगर हमको लगता है बड़ी उठापटक नहीं होगी, एक रेंज में भी रह सकता है या हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में जा सकता है, तो यहाँ पर हम क्रेडिट स्प्रेड कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने कहा XYZ, यहाँ पर हम इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं डेबिट स्प्रेड का। तो अब यहाँ कि भाई मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है तब इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है। लेकिन यहाँ अगर हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में मार्केट नहीं गया तो ठीक है भाई, तो इसमें क्या एडजस्टमेंट करना, एडजस्टमेंट करने की सच कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती। सिंपल इसमें एडजस्टमेंट होता है, हम कैलकुलेटिव एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर कैलकुलेटिव एडजस्टमेंट किस तरीके से, अगर हमारे फेवर में मार्केट जा रहा है तो टिल एंड हम मैक्सिमम यहाँ पर प्रॉफिट का वेट कर रहे हैं कि भाई पूरा 6 लेके निकलूँगा यहाँ पर मैं। और अगर अनफेवरेबल मार्केट जाता है, यहाँ नीचे की तरफ चला गया बाज़ार, तो हमारा जो भी एक लॉस है ये 4 पॉइंट इसके हम पार्ट कर देते हैं कि भाई यहाँ पर 4 में से अगर एक लगता हुआ दिखेगा तो मैं बाहर हो जाऊँगा, या हमने उसके अगर 3 पार्ट कर दिए तो भाई एक तीसरा हिस्सा अगर जो मैक्सिमम लॉस का है वो लगता हुआ दिखेगा तो मैं बाहर हो जाऊँगा। यानी यहाँ पर मैं ले तो एक छोटा सा लॉस रहा हूँ। अब यहाँ लगता हुआ कब दिखेगा, अगर हमारा प्रिडिक्शन फेल हो जाएगा तभी लगता हुआ दिखेगा। तो प्रिडिक्शन फेल हो गया तो यहाँ फाइट करने की फिर ज़रूरत क्या है कि अगर प्रिडिक्शन ही हमारा फेल हो रहा है ये तो हमने हमारे लॉस के छोटे से पार्ट कर दिए। और अगर हमारा प्रिडिक्शन सही होता है तो हम फिर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए बैठे हुए हैं। इस मार्केट में सक्सेस का मंत्र ये होता है
कि लॉस हमेशा छोटा छोटा लो और प्रॉफिट मैक्सिमम के लिए हमको जाना चाहिए। जबकि जनरली क्या ह्यूमन साइकोलॉजी ये होती है कि हम छोटे से प्रॉफिट में बाहर हो जाते हैं और लॉस में हमारा पेशेंस देखने लायक होता है। ये काफ़ी ट्रेडरों में देखने को मिलता है कि भाई अगर ज़रा सा उनको प्रॉफिट स्क्रीन पे नज़र आ रहा तो वो कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि यार निकल जाओ, जो मिल रहा है ऐसा नहीं हो वो भी नहीं मिले। और अगर पोजीशन में वहाँ लॉस दिखने लगा तो बड़ा पेशेंस बना के बैठे हैं टिल एंड कि अभी रिकवरी आ जाएगी, अभी आ जाएगा, अभी रिकवरी आ जाएगी। तो लॉस में भरपूर पेशेंस और यहाँ प्रॉफिट में पेशेंस ही नहीं, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए कि भाई अगर लॉस लग रहा है वहाँ पेशेंस मत दिखाओ, एग्जिट करो, गलत हो गए गलती मानो, बाहर निकलो। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भाई तो फिर तो हम सही हो गए, तो फिर बाहर निकलने की ज़रूरत क्या, मैक्सिमम लेके यहाँ पर निकलेंगे। तो ये एक मूल होता है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई आपके दिमाग में आता है कि अगर बहुत बड़ी गैप डाउन ऐसा हो गया तो यहाँ पर एकदम ज़्यादा लॉस दिखने लगा, इंट्राडे में तो पार्ट हम कर सकते हैं। तो भाई ये तो किंतु परंतु ये तो ज़िंदगी में चलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो भी लॉस है उससे ज़्यादा तो लग नहीं सकता, जो वो भी लगेगा एक्सपायरी डेट के दिन 3:30 बजे, पहले से लग नहीं जाएगा। तो ठीक है, जो भी लग रहा है बाहर निकले और बात ख़त्म हो गई यहाँ पर। तो गैप अप गैप डाउन में भी कई बार हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में भी गैप अप गैप डाउन हो जाएगी ओपनिंग। तो इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन का हम काफ़ी अलग अलग हेजिंग में यूज़ करते हैं, चाहे वो क्रेडिट स्प्रेड हो चाहे वो डेबिट स्प्रेड हो। तो इस कॉम्बिनेशन का नॉलेज प्रॉपर होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर काफ़ी सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आया होगा। अब आने वाले वीडियो में किसी और अगले हेजिंग कॉम्बिनेशन के साथ फिर मैं आपसे मिलूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए और इस मार्केट में पैसा बचाते हुए पैसा कमाने की कोशिश करिए, ना कि अपना पूरा पैसा दांव पे लगा के पैसा कमाने की कोशिश करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।